नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम सॉल्यूशंस का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं आप सभी के लिए। इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ये दो काम हमें इस लेक्चर में करने हैं। छोटा हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा, डोंट माइंड इट, बिकॉज ये टॉपिक जो है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स, रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें रटना बहुत पड़ता है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या अक्सर सर पीट लेते हैं, हाय रटना पड़ेगा, बहुत बुरी बात। लेकिन कोई भी चीज़ रटने का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? रटने का मतलब होता है, मैंने कोई चीज़ पढ़ी, मेरे को उसी टाइम इंस्टेंटली याद हो गई, ठीक है, वो होता है रटना। या इंस्टेंटली मैंने याद उसको कर लिया वहीं पे, होता है रटना। रटने वाले बच्चे करते हैं, लेकिन हमें वो, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमारा सिंपल सा मतलब है, हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन स्लैश वुमेन परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टॉपिक है आज का रिलेशन। कलर तो लिया ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अब दो कंसंट्रेशन टर्म्स आपस में रिलेशन बना रही हैं, तो कुछ प्रोडक्ट भी देंगे, है ना। तो इस रिलेशन और प्रोडक्ट को हम समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला रिलेशन। लास्ट क्लास में मैं आपको रिकैप करा देता हूँ वैसे क्या क्या पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में सॉल्यूशंस होते क्या हैं, टाइप्स पढ़े थे, और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी। आज हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में। तो पहली रिलेशनशिप है आर बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अब जैसे हमने पहले फॉर्मूला को डिफाइन किया था, हमने उनका मतलब समझा था। यहाँ पे बेसिकली कोई मतलब नहीं है। जेई एडवांस लेवल तक में भी इनकी डेरिवेशन नहीं पूछी गई आज तक। अब कहोगे सर वैसे भी डेरिवेशन कहाँ पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव में। मेरा मतलब डेरिवेशन का कोई पार्ट या कुछ ऐसा, कुछ डेरिवेशन से कुछ नहीं पूछा गया। डेरिवेशन का कहीं पे भी रिलेशन आया नहीं जेई एडवांस तक। तो इसलिए हम ऐसे ही इनको याद करेंगे। और बताया आपको याद करने का तरीका, प्रैक्टिस, वो हम करेंगे आज क्वेश्चंस की। तो पहला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये पहला फॉर्मूला है आज का, इसे याद रख लें, बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर सारे बता दूंगा, 4 हैं टोटल, जल्दी से हो जाएंगे। सेकंड है हमारे पास रिलेशन बिटवीन, अब ये रिलेशन मैं आर से ही लिख रहा हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और जैसे एक चीज़ ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एन, कैपिटल एन हो गया, कैपिटल एन, स्मॉल एम, काई, ये सारे सिंबल ना बहुत ज़रूरी हैं याद रखो। मैं कल एक दो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख रहा था, उनमें आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलता कि ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी है। भाई बच्चे मोलैरिटी को मोलैरिटी समझ लेते हैं और मोलैरिटी को मोलैरिटी, तो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से रखें। और मैं आपको बताऊंगा काई जैसी दिखने वाली एक और चीज़ है, इसी फार्मूले में आएगी, इन्हीं फार्मूलेज में आएगी, बताते हैं हम आगे आपको। तो इसका है m इज इक्वल्स टू काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 डिवाइड में क्या, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, डन। याद रख लें,
इसमें क्या क्या है, काई भी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, काई है फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, MWA है MOLAR मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सेम चीज आपको बताया था केमिस्ट्री में, मास और वेट को हम सेम मानते हैं। आगे चलते हैं। तो अब क्या है सर, तीसरी बता देते हैं जी। इसमें एक नई चीज आएगी। तीसरा हमारे पास अब है किसके बीच में, दो बहुत सिमिलर चीज़ों के बीच में, भाई बहनों के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, और बिटवीन एम एंड एम। ठीक है, एम एंड एम के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। एम एंड एम वो मत समझ लेना जो आती हैं कैंडीज, ठीक है, ये अलग है। तो कैपिटल एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू डी अपॉन 1 प्लस एम इंटू MWB डिवाइड 1000। ठीक है, इसमें अब देखते हैं क्या क्या चीज़ों का क्या क्या मतलब है। M मतलब मोलैरिटी, स्मॉल m मतलब सबको पता है छोटी बहन इसकी मोलैरिटी। और इसमें नई चीज़ आ गई D। सर D क्या है, यह है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमें पता है M लिख दिया, मास ऑफ WB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फिर से याद रखें इनको, अच्छे से दिमाग में बिठा लें। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है रिलेशन बिटवीन M एंड परसेंटेज W/W। अब ये क्या है सर, परसेंटेज W/W, लास्ट क्लास अटेंड करी होगी तो पता होगा, मास परसेंटेज। आगे अब चलते हैं तो और क्या है सर, फॉर्मूला तो बताया नहीं, पूछ रहे हो और क्या है, चलो फॉर्मूला बताते हैं पहले। सो कैपिटल M इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू टी डिवाइड बाय MW ऑफ B। सर ये x क्या है, d तो आपने बताया था पिछली बार, ये x क्या है बताओ। हमने ये W/W, परसेंटेज W/W को कैसे डिफाइन किया था, क्या होता है, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इससे हमें पता चलता है कि ये x क्या है, ये x वही x है जो यहाँ पर x है। ठीक है, मान लिया 70%, नहीं तो ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है, चलो छोटा ले लेता हूँ, सॉल्यूट छोटा ही तो है। ओके, चलो हम मानते हैं 20% लेमन PRESENT प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ नींबू पानी। ठीक है, 20% ऑफ लेमन इज प्रेजेंट इन नींबू पानी। नींबू पानी को कुछ लोग कहेंगे सर इट्स लेमनेड, नो इट्स नींबू पानी। ओके, तो अभी हो गया नींबू पानी हमारे पास तैयार, बन गया, पी लो। ठीक है, तो यहाँ पे x ये है, तो यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाएगा x की जगह क्या रखूँ, तो मैं x की जगह इस कंडीशन के लिए मैं रख दूंगा यहाँ पे 20% नहीं लिखूंगा, 20 लिखूंगा खाली, यानी कि 20% लिखा और इंटू में 100 करते चल दिए, गलत हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है,
तो अब हमारे पास समझ में आ गया m क्या है, मोलैरिटी, x परसेंटेज WB, ठीक है। परसेंटेज नहीं लिखे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो कलर चेंज कर लेते हैं, W, और क्या है हमारे पास MWB, ये आपको पता ही है, लास्ट वाले में बताया था मैंने, MOLAR MESS ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सर जी आ गए समझ में। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, जैसे आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, इसे रोकें, वीडियो को रोकें, पॉज करें, सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करें, याद करें, रटे ना, याद करें। याद मुझे पता है नहीं होगा ज़्यादातर बच्चों से, मेरी तरह ही है सारे, तो जो भी होता है थोड़ा बहुत याद करके वापस आए। दोबारा लिख रहा हूँ फॉर्मूला, सारे के सारे दोबारा लिख रहा हूँ, क्यों, ताकि अच्छे से समझ में आए। n इज इक्वल्स टू m इंटू n फैक्टर। n फैक्टर हमने बताया था कैसे निकालते हैं, सेकंड, ओ ये क्या हो जाता है भैया, यह टेक्नोलॉजी बड़ी गड़बड़ चीज़ है। आगे चलते हैं, m इज इक्वल्स टू काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन में मोलर वेट ऑफ, और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, मोलर वेट और मास में कंफ्यूज ना हो, सेम चीज़। थर्ड अपने पास है m इज इक्वल्स टू एम डी अपॉन में वन प्लस वन प्लस का फोन नहीं, वन प्लस बी अपॉन में 1 2 3, ठीक है। ओके, अगला है हमारे पास जो अभी हमने सबसे लास्ट में पढ़ा, m इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स इंटू डी बाय मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। ओके, तो ये याद रख लें, इन दोनों के अंदर मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट आता है नीचे, सिर्फ इकलौता ये है जिसमें मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलो जी, तो फिर कह रहा हूँ 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आए दोबारा, और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर करने की कोशिश करें खुद से। The mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution is, फिर बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में बहुत आते हैं। जेईई मेन सिर्फ आपको ये नहीं चेक करता आपको फॉर्मूला याद है, पुट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपकी एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछता है। ये एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे किस किस बच्चे को एक्वस पता है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, यहाँ 1 मोलर का क्या मतलब है वो उस क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता ही है, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, क्या फॉर्मूला था, याद करो याद करो याद करो, जल्दी याद करो, यस यस यस, m इज इक्वल्स टू काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 डिवाइडेड मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट। ओके, अब सर क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन, हमने लिख लिया फॉर्मूला, गिवन क्या है, गिवन क्या है बताओ, MOLARITY 1 लिखा है ना, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, तो मोलैरिटी सॉल्यूशन की दी है 1। अब बताओ, अब क्या सर MWA दिया हुआ है क्या, जब हमें पता है कि सॉल्यूशन एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि पानी के अंदर उस चीज़ का मिश्रण हो रखा है। चीनी को पानी में मिला दो तो इट्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ओके, वैसे शुगर में इम्प्योरिटीज होती हैं, अगर आप बिल्कुल प्योर शुगर लो तो कहाँ चले गए, यहाँ पर आते हैं, पहले क्वेश्चन पे ही हम, तो ये पता चल गया हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, H2,
इसका मास कितना होता है 18 मोलर मास। तो हमें ये भी पता चल गया। अब हमें ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया, हमें वो पता चल गया, कितनी चीज़ें पता चल रही धीरे धीरे। 18। और क्या पता है सर हमें? और तो अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। प्रूव भी करके, ये ना बहुत गंदी चीज़ है टेक्नोलॉजी आज के टाइम। मजाक कर रहे हैं। काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1 ये हम आपको बताया था, प्रूव करके भी दिखाया था। नहीं दिखाया हो या सोच रहे हो सर हमें तो याद नहीं, तो लास्ट लेक्चर जाओ देखो, या फिर खुद से भी करने की कोशिश करो पहले तो। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। m इज इक्वल्स टू काई बी अपॉन में 1 माइनस काई बी इंटू 1 0 0 0 अपॉन में, ओह ये तो गलत रख दिया तुमने। अब हमें यहाँ पे मिटाई मिटाई करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है। 1 यहाँ पे क्या रहेगा 18। अब सर, अब ये एक बच्चा पूछेगा सवाल, कोई ना कोई तो पूछेगा पक्का कि सर यहाँ पे ये क्यों किया, यहाँ पे काई बी अपॉन में 1 माइनस काई बी क्यों किया, यहाँ पे 1 माइनस काई ए अपॉन में काई ए क्यों नहीं किया, यानी मतलब काई बी को काई ए में क्यों नहीं बदला, काई ए को काई बी में क्यों बदल दिया, बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आप बेवकूफ़ पूछने वाले, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सवाल को ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना। देखो भाई, मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहा, यहाँ पे केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ। तो काई बी इज इक्वल्स टू, मेरे को आंसर पता है तो मैं बता देता हूँ, 1/56.5 विच इज इक्वल टू 0.08। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये थोड़े बहुत हल्के क्वेश्चन करने हैं, फिर जेई मेन का भी आएगा, एडवांस का भी क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, चिंता नक्कू करो। ये पढ़ के कैसा लग रहा है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, सिमिलर लग रहा है क्वेश्चन? देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड C3COH, ये मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता था। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं देगा, बोर्ड में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मिल भी सकता है, नहीं हुई तो नहीं भी मिल सकता, लेकिन कंपटीशन में 99% श्योर हूँ नहीं मिलेगा ये, ठीक है। इन एन एक्वस सैंपल इज 0.1, 0.1 क्या दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है हमें, काई बी 0.1 गिवन। ओके, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, सेम टू सेम क्वेश्चन छाप दिया पिछले वाला, बस थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। एक तो ना हमें क्वेश्चन पढ़ के उसमें से डिटेल्स निकालने अगर आ गई तो 50 से 60% क्वेश्चन आपका वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर तो बची होती है कि आपने फॉर्मूला रटा हुआ है नहीं रटा हुआ, आपको एप्लीकेशन आती है नहीं आती, आपने गिवन निकाल। हमने आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, छोटा सा है, 2 मिनट लगेंगे। जब मैं 9th क्लास में था, मेरे फिजिक्स टीचर मेरे को बहुत डांटता था, क्योंकि मैं कॉपी में जब सवाल करता था ना, मैं सीधा कर देता था, मैं गिवन नहीं लिखता था उसमें। मेरे टीचर बहुत डांटते थे मेरे को, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को एग्ज़ाम में जब मैं करने लगा ना, एग्ज़ाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका मुझसे गिवन ही नहीं निकला, तब मेरे को समझ में आया कि गिवन लिखने की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो गिवन हर उसका लिखा करें, क्योंकि आप फॉर्मूले में से निकाल पा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं। काई भी हमें पता चल गया, अब हमें पता है, क्या पता है और क्या पता है बताओ, तो जल्दी बताओ और क्या पता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ पता है हमें, बहुत ही प्यारी सी चीज़ पता है हमें भी, सोचे दिमाग लगाए। अब काई भी पता है तो काई ये भी तो पता ही है, 0.9। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। अब आपको एक बात बताऊँ, इसको एसिटिक एसिड का फार्मूला देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ एक कुछ भी बकवास कर देता, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, कुछ भी बोल देता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ भी बोलता, आंसर सेम ही आता। ठीक है, वैल्यू सेम होती तो। अब हमें पता चल गया का भी पता चल गया। अब हमें एक और चीज़ निकालनी है, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, फिर हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ फिर दिया हुआ एक्वस, तो 18। ठीक, फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे तो m इज इक्वल्स टू 0.1/0.9 इंटू 100 डिवाइड बाई 18। सॉल्व करके मुझे आंसर पता है, आप करके देखें तब यहाँ है, ऐसे ही ना आ जाए। सॉल्व करके मेरे को आंसर पता है 6.17। ठीक है, चलो जी सर, अभी तक तो आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हो, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना पड़ रहा है, कुछ बड़ा नहीं करना। चलो अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स आर अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये मैंने हल्के से बता के निकल गया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। जिस बच्चे ने कंसंट्रेशन से सुना उसे पता होगा कि ये इसका आंसर क्या है, नहीं सुना तो सोचता रह जाए जिंदगी भर, उसे नहीं समझ में आएगा क्या। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं, पहले तो ये लिख लें क्या कहें। बता रहा हूँ ना, कंपटीशन में ऐसे दे सकता है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, वेट फ्रैक्शन। सर व्हाट इज वेट फ्रैक्शन, आपने तो बताया नहीं। ये है जब ऐसा नहीं होता, जुड़वा टू पिक्चर देखी किसी ने, तो उसमें जुड़वा नहीं बन जाता किसी का, लेकिन थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स उसके अलग होते हैं। सेम इसके साथ है, ये मोल फ्रैक्शन का जुड़वा है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं हम तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेट फ्रैक्शन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का निकालना है सॉल्यूशन अपना बी, दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, स्लैश बी, वेट ऑफ ए स्लैश बी, स्लैश है ये, डिवाइड मत समझ लेना इसको, स्लैश मतलब और, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये यूज़ नहीं आता, कंपटीशन में कभी पूछ लिया जाए तो हमने आपको बता दिया। ओके, अब इसका आंसर बताओ भाई क्या है। मोलैरिटी क्या होता है, एन बी डिवाइड बाय वेट इन केजी। गलत, जिसने भी कहा हाँ वो थप्पड़ मारे अपने। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा जी, सबका लिख लेते हैं फॉर्मूला। काई का ये हमने लिख ही लिया यहाँ पे, ओए होए ऐसे हम लिख लिए यहाँ पे। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें क्या पता है, एन बी अपॉन में वेट इन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। गलत या सही बताएं भाई। अब मुझे एक बच्चे कमेंट करके बताएं, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा कि सॉल्वेंट आएगा। मैं इस जगह को खाली छोड़ रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे मुझे बताना कमेंट में कि यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हम भी तो देखें आपकी कितनी रिटेनिंग पावर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इस वेट फ्रैक्शन का हमने यहाँ लिख ही दिया। अब बताओ सर कैसे, हमने आपको बताया था अगर किसी के फॉर्मूले में वॉल्यूम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। चेक करो, इसके फॉर्मूले में है नहीं, इसके फॉर्मूले में नहीं, इसके फॉर्मूले में नहीं, इसके फॉर्मूले में है। वॉल्यूम दिख गया, ये भी बड़ी शैतान चीज, ये दिख गया ना बस। ठीक है, वॉल्यूम दिख गया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ए फॉर एप्पल। चलो आगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी स्टिल वेरी वेरी वेरी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा आप अपने घर से करके लाएं। ये क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट में लिख दें इसका आंसर तो बहुत अच्छा होगा। जो बच्चे लिखेंगे उनका फ़ायदा होगा, जो नहीं लिखेंगे उनका फ़ायदा नहीं होगा। फॉर योर काइंड हिंट, सॉरी हिंट के लिए हम आपको बता देते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट लगेगा,
वॉल्यूम है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और नहीं है तो नहीं। और एक और चीज़ काइंड इन्फॉर्मेशन योर्स, ये ही एडवांस में आया हुआ है 1993 में। उस टाइम पे आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे क्योंकि कंपटीशन कम था, कंपटीशन बढ़ गया है तो ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद 0.0001 भी मत करना कि कंपटीशन में आ जाए। मेंस में आ सकता है, नीट में आ सकता है, लेकिन एडवांस में कोई नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। सो होप खो दें अपनी इस मामले में। अब आते हैं हम बढ़िया क्वेश्चन में, मेंस के क्वेश्चन पे आते हैं भैया। अब आ गया भाई तगड़ा चीज, अब पढ़ेंगे हम जेई मेंस को, जेईई मेंस को। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो उसको। पढ़ लिया? चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। द डेंसिटी ऑफ 3.6 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, ये मोलैरिटी का सिंबल है, सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4, वेरी गुड। मोलर मास इतना दिया है, बाय मास विल बी कितना होगा। अब आप कह रहे होगे सर इंग्लिश तो पढ़ती समझ में आया नहीं हमें, गिवन लिख लो साहब, समझ में आ जाता है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है, बताओ कितनी दी है? 3.60। 3.6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारे पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और क्या चीज़ दी है भाई, और क्या चीज़ दी है भाई, बताओ बताओ बताओ, और क्या चीज़ दी है भाई? और हमको दिया है इसके अंदर कि भाई तुम्हारा मोलर मास, किसका मोलर मास? सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास कितना दिया है? 90 ग्राम पर मोल -1। ये -1 पर के लिए लगाते हैं, नहीं पता हो किसी को तो ठीक है। अब डेंसिटी पूछा है, चलो ऊपर चलो, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, चलो चलो चलो। किस फॉर्मूले के अंदर डेंसिटी आ रही है? सर दो फॉर्मूले में डेंसिटी आ रही है। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं जिसके अंदर कोई परसेंटेज से रिलेशन हो रहा हो, कोई भी परसेंट, दुनिया की कोई सी भी परसेंट का रिलेशन किस में आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो ये रख लो याद, ये फॉर्मूला वहाँ यूज होगा। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर, अपने प्यारे से क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? गलत पे आ गया, फॉर्मूला क्या है बताएं? फॉर्मूला है आपका दिया हुआ m इज इक्वल्स टू 10.x डॉट टी डॉट मोलर रेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये क्या है याद करो, बताया था x क्या होता है, ये जो दिया हुआ ना 29% H2SO4 मिलाया गया है। अब इसके अंदर हमें इससे कोई मतलब नहीं कि सॉल्वेंट क्या है और कितना है और उसमें कैसे कैसे मिलाया गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 3.6, सॉरी अगली लाइन में लिख देते हैं m इज इक्वल्स टू 10 डॉट डॉट 29 डॉट d डॉट 98, कॉमा इसकी जगह रख दो 3.6 इंटू 98 डिवाइड बाई 10 इंटू 29 इज इक्वल्स टू डेंसिटी। समझ गए? ये आ जाएगा, इसका आंसर मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ, ये है डेंसिटी 1.22 आ जाएगी। चलो जी, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब आते हैं हम एडवांस के क्वेश्चन पर, एडवांस के क्वेश्चन पर आते हैं सर जी, एडवांस के क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है एडवांस का क्वेश्चन। डरा रहा है? मत डरो, मत डरो, मत डरो, एडवांस के क्वेश्चन से मत डरो। चलो शुरू करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है गिवन लिख लो फटाफट, लिख लो गिवन।
गिवन है इसके अंदर। और क्या बोल रहा हूँ, और शुगर सिरप ऑफ वेट इतना ग्राम, लिख लो फटाफट लिख लो। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 214.2 ग्राम। ठीक है, इतना परसेंट ऑफ शुगर, इतना ग्राम ऑफ शुगर। तो वेट ऑफ शुगर क्या होगी यार, देखो वैसे इसमें शुगर सिरप लिखा हुआ है, पर अगर नहीं भी लिखा होता ना तो हमें पता है कि ऐसा तो नहीं है कि 90% शुगर के अंदर 10% पानी मिला देंगे, है ना, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा ना। ये चीज़ शायद हमने आपको बताई है या नहीं बताई, आगे बताएंगे। तो देखते हैं अब आगे, इस बात को छोड़ो, नहीं फिर कहोगे सर ये क्या होता है, सर वो क्या होता है, सर ये क्या होता है, सर वो क्या होता है। आगे बताएंगे हम आपको, चिंता ना करें, तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ हैं। B इज इक्वल्स टू 34.2 ग्राम। ठीक है, आगे अब ये दिया है इसका फॉर्मूला शुगर का। शुगर क्या होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला दिया है, इसमें हम अपने इतने ग्राम लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मोलर वेट कितना होता है। बताओ, मोलर वेट ऑफ B इज इक्वल टू 342। 342 क्या क्या 342 जो भी यूनिट होती है मोलर वेट, मोलर मास। ठीक है, इसका हमें मोलर मास पता चल गया। अब सर क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। अब हमें यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकलते हुए दिख रहे हैं, सर जी बिल्कुल दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा 34.2 डिवाइड बाय 342 इज इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 90% टाइम काम करेगी, बाकी टाइम हो सकता है ना भी करे। जैसे यहाँ पे 34.2 था, यहाँ 342 आ गया, तो 90% टाइम ऐसा होगा इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन से कुछ निकलेगा और, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ करने से कुछ और निकलेगा, ये हमेशा होगा ऐसा। ठीक है, वेट अ मिनट, पता नहीं कौन डिस्टर्ब कर रहा है गधा, बंद कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं हम, तो हमें पता चलेगा कि हमने निकाल लिया है। अब इसने पूछा क्या है, मोलल कंसंट्रेशन। तो मोलल कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, एन बी अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखा बच्चों, देखा भाई और बहनों, बच्चों तो क्यों ही बोल रहा हूँ मैं तुमको, तुम्हारी उम्र का ही हूँ। तभी पीछे मैंने पूछा था कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में बताओ यहाँ पे क्या आता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन आता है, सॉल्वेंट आता है, तो यहाँ से आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अब भर देना कमेंट में, सर सॉल्वेंट आता है, बिल्कुल। अब सिंपल हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, हर चीज़ दी हुई है, m इज इक्वल्स टू 1/10 डिवाइड बाई, ये क्या हुआ सर, आपने ये तो बताया नहीं, सॉल्वेंट का वेट कहाँ से निकाले हम, केजी के अंदर हम कहाँ से वेट निकाल देंगे, हमें तो ये दिया होगा। ध्यान से देखो, हमेशा क्या होता है सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन बन रहा है, दो चीज़ें दी हैं तो तीसरी निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। डब वेट ऑफ सॉल्यूशन प्लस, प्लस करेंगे नहीं, यहाँ पर हम करेंगे इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। ठीक है, दो चीज़ें दी हुई हैं, कितना दिया हुआ है ये 214.2 माइनस 34.2 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ए, कितना निकल जाएगा ये, कितना निकल जाएगा, वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू भाई आ जाएगा 180 ग्राम। अब एक और चीज़ ध्यान रखना इसकी केजी की, यहाँ सिर्फ 180 लिख के मत छोड़ देना, बट्टे में 1000 जरूर कर देना। ठीक है, 10 से 10 कटा, सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा बहुत प्यारा सा 0.55।
ठीक है, आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, आसानी से हो गया। चलो भाई, अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। बहुत हो गया आज भाई, थक गए हम। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, एडवांस का क्वेश्चन है। नहीं यकीन होता तो कोई बुक ले लेना जिसमें PYQs हो, उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है हमारे पास बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। वाह वाह वाह, इसमें मैं एक चीज़ पहले कर लेना चाहूँगा, एक स्ट्रक्चर बना देना चाहूँगा जिसे मैं बाद में समझा दूंगा। ये है हमारा जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ है उसका स्ट्रक्चर। अभी आप बच्चों का एक डाउट, आप भाइयों बहनों का एक डाउट आएगा, उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे इसके द्वारा। चलो, द नॉर्मेलिटी ऑफ 3 पॉइंट, गलत बोल दिया, 0.3 मोलैरिटी फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इज कितना। नॉर्मेलिटी बतानी है, गिवन क्या है, MOLARIT है 0.3 मोल। इसे 0.3 M बोलो, कैपिटल M, मोल्स नहीं बोल सकते हम इसे, गलत होगा, मैं बार बार बोल जा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सर हमें याद है लास्ट क्लास में आपने बताया था H3PO3 का एन फैक्टर होता है 2, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था क्यों होता है 2। अब यहाँ थोड़ा सा उस चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आसान है और ये एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जिसे नहीं पता ये वो फंस जाएगा हमेशा के लिए। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। N इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0.6, आगे नॉर्मेलिटी। चलो अब डिस्कस करते हैं इसका एन फैक्टर 2 कैसे हुआ। जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं ना, ये डायग्राम नहीं सॉरी स्ट्रक्चर, जब हम इसका बनाते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा बनता है। अब हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि एसिड्स के अंदर हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर निकालते हैं नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस जितने भी होंगे किसी कंपाउंड के अंदर, वो उस कंपाउंड का, वो उस एसिडिक कंपाउंड का एन फैक्टर कहलाएगा। तो सर इसमें तो हमें 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन आयोनाइजेबल कितने, ये चीज याद रखें। जो O के पास है ना यार, ये तो सीधा P से जुड़ा हुआ है, ये कैसे आयोनाइज हो जाएगा। ये O के साथ है, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़े हुए हैं, ये OH टूट के ही तो निकलेगा। जब OH टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन तभी तो उसमें से निकल के जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कितने दिख रहे हैं हमें O से जुड़े हुए, 1 2, सो दैट्स वाई एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 2। H3PO4 के अंदर 3 जुड़े होते हैं, H3PO3 के अंदर 2 जुड़े होते हैं, H3PO2 के अंदर सिर्फ 1 जुड़ा होता है ऑक्सीजन से। ये याद रखें, ये कई जगह पूछा जाता है, एडवांस में पूछा गया तो आ सकता है दोबारा। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं तो एडवांस के क्वेश्चन करूँ ही ना, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया ट्रेंड देखा है काफ़ी टाइम से कि जो 1990s के जितने भी पेपर हुए, 90s और 2001 2 3 4 5 तक के जितने भी एडवांस के हुए, वो एडवांस में थोड़े आसान क्वेश्चन आते थे कंपैरेटिवली आज के एडवांस के। तो उसको अब क्या किया जा रहा है, उस टाइम के एडवांस के क्वेश्चंस को आजकल मेंस में दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कोई भरोसा नहीं है 2022 में मेंस में आ जाए। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो ये चीज़ याद रखें, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं मेरे को तो जाना ही नहीं IIT में, IIT मेरे बस की नहीं हुई, मैं तो NIT लूँगा, बढ़िया रैंक लाऊंगा मेंस में और अपना NIT में घुस जाऊँगा। तो उसके लिए आपको एडवांस के 2010 तक के भी कर लोगे तो भी अच्छा रहेगा, उसके बाद से ही बढ़ा है डिफ़िकल्टी लेवल। 2010 तक के एडवांस के क्वेश्चन कर लेना, आप देखोगे कि उनका लेवल और आज के मेंस का लेवल सिमिलर है। तो इसी के साथ हम आपको बोलते हैं
क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच बने रहने के लिए यहाँ तक। तो विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। होपफुली अगला लेक्चर मैं आपको कल ही दे दूँ, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर हुआ है, कोई प्रैक्टिस ही ज़्यादा करी है। तो मैं आपको हो सकता है कल ही प्रोवाइड कर दूँ अगला लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ सकते हैं इक्विवेलेंट मास, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर। आगे चलते 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 बहुत चीज़ें हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, घिसते रहें। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सॉरी अलग सर, ये आपका डायलॉग है, मैं गलती से चुराया नहीं, मतलब गलती से आपका डायलॉग ले लिया, सॉरी। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल।